इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप कैसे किसी चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको मेजर करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे अपने लीज में, ताकि लेसर और लेसी दोनों ही जब भी हम बायबैक करते हैं तो सबसे पहला हम देखते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप या तो फ्रेश इशू से लाओ या फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर लो। अगर फ्रेश इशू से लाए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये चेंज आपने पहले भी देखा था, वही है, रिपीट चल रहा है, TRR और हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल? एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो भाई गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, आपके गप्पू भैया आए हैं। और सर आज क्या लेके आया हूं मैं, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जून 2025 में CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए कौन कौन से चेंजेस हैं, उनके लिए कौन कौन से अमेंडमेंट्स हैं, उनके बारे में मैं थोड़ी सी बात करने के लिए आया। सबसे पहले बात करी जाए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। इंड AS 116 लीजेस क्या कहता है आपसे? The objective of this IND AS is to set out the principle for recognition, measurement, presentation of disclosure of leases so that lessee and lessor provide the relevant information in a manner that faithfully represent those transactions. इसका ऑब्जेक्टिव है कि आप कैसे किसी चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको मेजर करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे अपने लीज में, ताकि लेसर और लेसी दोनों ही उसी तरीके से ट्रांजैक्शंस को प्रेजेंट करें और उनकी जो प्रेजेंटेशन है वो फेथफुल रहे। This information gives a basic for user of financial statement to assess the effect that leases have on the financial position, financial performance and cash flow। जो हमारा ये लीज है, इसकी क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे फाइनेंशियल पोजीशन पर, क्या पड़ेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, और क्या इफेक्ट पड़ेगा कैश फ्लो पर, इसकी भी जानकारी में ये हमें मदद करता है। In addition to normal lease, the standard also cover lease liability in sale and lease buyback transaction। इसको भी ये कवर करता है नॉर्मल के साथ साथ। To apply this standard, an entity shall consider the terms and condition of contract and all relevant fact and circumstances. An entity shall apply this standard consistently to contract with similar characteristic and in circumstances। जो जो सेम नेचर के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन सभी पर आपको इसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने हैं। A lease is a contract or part of a contract that convey the right to use an assets for a period of time in exchange for consideration। एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आप किसी की एसेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बदले में आपने कुछ दिया है फॉर कंसिडरेशन, और कुछ टाइम के लिए आपको इस्तेमाल करने का हक मिल जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस। फिर है आपका इंड AS 117 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंड AS 117 स्टेब्लिश प्रिंसिपल फॉर द रिकॉग्निशन, सेम है, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद इन द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। भैया आप कैसे अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉग्नाइज करोगे, मेजर करोगे, प्रेजेंट करोगे, डिस्क्लोज करोगे, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। The objective of this IND AS 117 is to ensure that an entity provides relevant information that faithfully represent those contracts। This information gives a basic for user of financial statement। मतलब सेम है, यहां भी जो आपके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर, क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके कैश फ्लो पर। The Ministry of Corporate Affairs has issued IND AS 117 insurance contract on 12 August 2024। IND AS 117 applies to all company। It applies to insurance contract regardless of the issuer and therefore all company are covered and not just insurance company। हर कंपनी जो भी ये रूल चला रही है उन पर ये सारा का सारा चीज कवर होती है। ठीक है।
Indian accounting standard Ind AS currently do not apply to entity regarded with IRDAI as insurance company. These company allow accounting standard notify under the Company Act 2013. Read with relevant guidance issued by the IRDAI. यानी दोनों के अभी अलग अलग चलते हैं, अलग अलग फॉर्म में. The MCA, its notification dated 28 September 2024 has clarified that an insurer or insurance company may provide its financial statement as per Ind AS 104 for the purpose of consolidated financial statement of its parents or investor. जो भी इंश्योरर है और जो भी इंश्योर्ड है उसको Ind AS 104 के हिसाब से सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी. चलिए, उसके बाद अगला चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. इससे रिलेटेड क्या बात है, देखिए बेटा जी ध्यान से सुनिएगा. आपने अगर दिसंबर 2024 का पेपर देखा हो तो वहां पर आपको एक बढ़िया सा बायबैक का क्वेश्चन देखने को मिला था, और अब यहां भी इस बायबैक की एंट्री पर थोड़ा सा जोर डाला जा रहा है. यानी कि मामला यह है कि बायबैक में भी अब आपकी थोड़ी कवर होनी चाहिए. यहां पर आपसे कह रहा है जनरल एंट्री इन केस ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटी. जब आप सिक्योरिटीज को बायबैक करते हो तो जनरल एंट्री क्या होती है उस केस में, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है. मैं आपको बताता हूं. जब भी हम बायबैक करते हैं तो सबसे पहला हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट को. इन्वेस्टमेंट को सेल तो नहीं करा. अगर हमने सेल किया है एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. फायदे पर बेचा है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस. घाटे पर बेचा है बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. उसके बाद हम जब बायबैक करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. प्रीमियम पर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. फिर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. उसके बाद एक रूल होता है कि जितना पैसा आपका शेयर कैपिटल में से कम किया आपने उतना पैसा वापस से आपको लाना पड़ेगा. अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप या तो फ्रेश इशू से लाओ या फ्री रिजर्व का इस्तेमाल कर लो. अगर फ्रेश इशू से लाए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने फ्री रिजर्व का इस्तेमाल किया है तो उतना ही पैसा आपको डालना पड़ेगा CRR में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. तो चलिए, ये आपके सामने लायबिलिटी है और ये आपके सामने एसेट्स है. यहां पर देखिए कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2024 कंपनी ने अनाउंस किया है बायबैक 25% का ऑफ इट्स इक्विटी शेयर 15 के हिसाब से. और आप देख सकते हैं फेस वैल्यू 10 है और यहां पर 15 के हिसाब से उन्होंने इशू किया है तो 5 का प्रीमियम है. उसके बाद इस पर्पस के लिए उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 150 लाख, यानी कि 1,50,00,000 का इन्वेस्टमेंट उन्होंने बेच दिया. तो भाई साहब इन्वेस्टमेंट था 1,48,00,000 148 लाख और बेच दिया 150 लाख में. तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट हो रहा है. यानी पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस. उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर होल्डर. फिर पेमेंट किया हमने इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक. उसके बाद देखिए यहां पर मैं आपको एंट्री दिखाता हूं. सबसे पहली एंट्री मैंने अभी आपको बताई बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि फायदा हो रहा है. उसके बाद देखिए आपने यहां पर क्या करे हैं, यहां पर आपसे कह रहा है कि 2 लाख के मतलब 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच आपने इशू कर दिए. यानी करीब करीब 2 करोड़ रुपए के आपने क्या इशू कर दिए, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर दिए. यानी 2 करोड़ रुपए तो आपका यहां से आ गया. बाकी का पैसा आपने कहां से यूज किया, फ्री रिजर्व से. तो देखिए आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे और यहां पर ये पैसा आपका आ चुका है. देन उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर. यहां पे आप बायबैक करे हैं. देन उसके बाद आप पेमेंट करे हैं और यहां पर आप अमाउंट देख लीजिए एक बार. यहां पर अमाउंट देख लीजिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी. यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है 6 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल है. तो पैसा कितना लाना पड़ेगा, 6 करोड़. 2 करोड़ तो प्रेफरेंस शेयर से आ गया, बाकी का 4 करोड़ फ्री रिजर्व से लिया होगा. तो इतना ही पैसा हमें कहां डालना पड़ेगा, CRR में. तो ये तो पेमेंट की एंट्री हो गई.
देन उसके बाद देखिए 4 करोड़ रुपए हमने क्योंकि फ्री रिजर्व से इस्तेमाल किया, इसीलिए इतना पैसा हमने कहां डाल दिया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। उसके साथ साथ कुछ बोनस शेयर भी इशू करे हैं। बोनस शेयर कितने इशू करे हैं भाई? The company achieved the target of the buyback. Later, the company issued one fully paid up equity share of 10, यानी कि 1/10 के हिसाब से उन्होंने क्या करा है, बोनस शेयर्स को इशू करा है, बोनस शेयर के इशू करा है। यानी कि अगर आप देखेंगे टोटल शेयर यहां पर वैल्यू दे रखी है 2400 लाख, यानी कि आप इसे करीब करीब 24 करोड़ भी बोल सकते हो। अब 10 ईच है तो यहां पर 240 लाख उसके शेयर, उसका 1/10, तो यहां आपका 24 का हो गया। अगर आप यहां जाके देखेंगे उसका 1/10 कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा या, तो इसको सॉल्व करके हम निकालेंगे 10 by way of bonus for every 4 equity share, fully paid up equity share by way of bonus share for every 4, यानी कि 1/4 होगा जहां तक है, 1/4 होगा जहां तक है, ठीक है ना। तो डिवाइड करके हमारी वैल्यू आएगी, डिवाइड करके जो हमारी वैल्यू आ जाएगी उतना पैसा हम कहां डालेंगे, बोनस शेयर में। अब बोनस शेयर में पैसा हम कहां से लेते हैं, रिजर्व में से। तो सभी रिजर्व में से हमने पैसा लिया और कहां डाला, बोनस शेयर में उन्हें पेमेंट करने के। और क्या क्या चेंजेस है, ये चेंज आपने पहले भी देखा था, वही है, रिपीट चल रहा है, DRR और DRRI। जब भी आप किसी को डिबेंचर इशू करते हो, कुछ टाइम बाद आपको उसका पेमेंट करना होता है, तो उस पेमेंट करने के लिए जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है, उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट का कुछ परसेंटेज हमें DRR में डालना है। 10% जो हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसका बेसिकली 10% हम डालते हैं। और एक होता है DRRI जिसको हम इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। अब इन्वेस्टमेंट के रूप में हम डालते हैं 15%, जो कि मैच्योर हो जाता है नेक्स्ट ईयर में। तो उसकी क्या एंट्रीज होती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहां पर आपको एंट्रीज के बारे में दिया हुआ है, ये रहा, फॉर सेटिंग असाइड द फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर रिडेम्पशन। भैया पहले हमने कुछ फिक्स पैसा कहां डाला, DRR में। पैसा कहां से डाला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से DRR में। एंट्री पास करी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR, ये वाली एंट्री। उसके बाद DRRI भी जरूरी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट भी करना है आपको 15% का, तो इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है। DRRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। फॉर रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब जब आप इन्वेस्टमेंट कहीं पर करोगे तो उसकी इंटरेस्ट आपके पास आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा पहले क्या होता था, जो भी इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट आती थी वो हम डालते थे सिंकिंग फंड में। अब जो भी डिबेंचर की इंटरेस्ट आएगी ये हमारे लिए फायदा है, इसको हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद फॉर एनकैशमेंट, अब आपने इन्वेस्टमेंट को रिलाइज कर दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिए, तो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI। अब डिबेंचर होल्डर का अमाउंट ड्यू हो गया, अब आपके पास डिबेंचर आ रहे हैं और डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करना है, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। डिपेंड कि आपने प्रीमियम पर करा है, अब पेमेंट किया डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और जब पेमेंट हो गया तो जितना पैसा DRR में आपने डाला था उतना पैसा वापस से कहां डालना पड़ेगा, जनरल रिजर्व, ठीक है। तो यहां पर आपसे कहा जा रहा है, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ईच ईयर थ्रू कैश बैंक अकाउंट एंड इट इज नॉट री इन्वेस्टेड। ध्यान रखिएगा जो इंटरेस्ट मिल रही है हमें इन्वेस्टमेंट पे हर साल मिलेगी और उसको दोबारा से री इन्वेस्ट नहीं करा जाएगा, उसको हम कहां डालेंगे, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
डीआरआर में क्रेडिट नहीं करेंगे। पहले हम डीआरआर में क्रेडिट करते थे, पहले हम सिंकिंग फंड में डाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्रेडिट करना है। इसको समझाने के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एआईएफआई, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, एचएफसी। इनके नाम यहां पर क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि इनको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपसे कह रहा है 31 दिसंबर का बैलेंस दे रखा है, आपने 6% मॉर्गेज 10,000 डिवेंचर ऑफ ₹10 ईच, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर ₹5,000। आप जरा ये देखिए, 10,000 डिवेंचर है 10 ईच, तो 10,000 इंटू 10 कितना हो गया बेटा? 1,00,000 हो गया। 1,00,000 का 10% आपको क्या करना है? डीआरआर में डालना है। कितना है पहले से? 5,000। तो कितना और डालूंगा? 5,000। कहां से डालूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस से। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर 5,000 रुपए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है 15,000 का, तो भाई साहब 1,00,000 का 15% 15,000 ही होता है, तो इन्वेस्टमेंट 15,000 का दे रखा है, अच्छी बात है। और इस इन्वेस्टमेंट पर 4% की ब्याज मिलती है सालाना, और 31 दिसंबर को वो ब्याज मिलती है। बैंक का जो बैलेंस है वो है 90,000। चलो अच्छी बात है। आगे आपसे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हैड बीन पेड अप टू दिसंबर 31, 2022। 31 दिसंबर 2022 तक की इंटरेस्ट आपने पेड कर दी है। 28 फरवरी को आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया पार पर, यानी 15,000 का 15,000 पर ही बेच दिया। एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 15,000 एंड द डिवेंचर वर पेड ऑफ एट 10.1 टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब जो आपके 10,000 के डिवेंचर थे उसकी फेस वैल्यू 10 थी, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो 10.1, यानी कि आप प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हो विद एक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि डिवेंचर की इंटरेस्ट। तो देखो बेटा, सब जो मामला है वो आपको दिया था 31 दिसंबर का, और ये सारा कार्यक्रम कब हुआ है? 28 फरवरी को। अच्छा है 14 फरवरी को नहीं हुआ, 28 फरवरी को यह मामला हुआ, यानी 2 महीने का गैप है। यस सर। तो 2 महीने की जो इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट है वो भी मिलेगी, और 2 महीने की जो डिवेंचर की इंटरेस्ट है वो भी पेड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर आपको दिक्कत आएगी बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में क्या क्या जाएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बैंक अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, तो डेबिट बैलेंस डेबिट में जाएगा। ये जो अमाउंट है कहां गया? 90,000 का ये अमाउंट, ये बैंक अकाउंट में कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। यस सर। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा, एंट्री क्या करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। बैंक जनरल एंट्री में कहां आ रहा है? डेबिट में आ रहा है, तो बैंक के अकाउंट में ये अमाउंट कहां आएगा? डेबिट में 15,000। उसके बाद आपने जब इन्वेस्टमेंट बेचा तो 2 महीने की इंटरेस्ट और मिलेगी, तो 15,000 पर साल की ब्याज है 4%, लेकिन यहां 2 महीने, तो 2020 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 100 रुपीज की इंटरेस्ट, बहुत ही खतरनाक इंटरेस्ट। 100 रुपए की इंटरेस्ट और मिलेगी, तो ये भी बैंक में कहा जाएगा? डेबिट में। यानी 3 चीज डेबिट में जाएगी, बैंक का बैलेंस 90,000 का, इन्वेस्टमेंट 15,000 का, और इंटरेस्ट 100 रुपए। ये तीनों चीज कहां गई? डेबिट में, बैंक के। अब क्रेडिट में क्या जाएगा? क्रेडिट में डिबेंचर्स को पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को 10,000 इंटू 10.1 के हिसाब से। तुम कहां से आगे भाई? तो शायद ये 1,00,000 1,000 हो जाएगा। जब हम पैसा देंगे डिबेंचर होल्डर को, एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक कहां आ रहा है? क्रेडिट में, तो ये अमाउंट कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। इसके साथ साथ डिबेंचर इंटरेस्ट भी देनी है। देखिए 10,000 डिबेंचर है, 100 ईच है, 6% की ब्याज है, और 2 महीने, तो आपका 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 6 8। दोबारा देखते हैं।
हाँ, ये 100 नहीं है, ये 10 है बेटा, ये 10 है। तो 1,000 रुपए इंटरेस्ट आ गई, 1,000 रुपए क्या आ गई, इंटरेस्ट। तो ये भी हमें पेड करनी पड़ेगी। कहां जाएगा, क्रेडिट साइड, बाकी का बैलेंस हो जाएगा। ऐसे तो बनेगा इसका बैंक अकाउंट, जो कि शायद बना भी होगा। देखो ये रहा बैंक अकाउंट, डेबिट में डाला गया है 90,000 रुपए, क्रेडिट में डाला गया है 1,01,000 जो पे किया है, डेबिट में डाला है इंटरेस्ट 100 रुपए का, डेबिट में क्रेडिट में डाला है डिबेंचर इंटरेस्ट 1,000 रुपए का, डेबिट में डाला है इन्वेस्टमेंट को, और यहां पर आ गया बैलेंस। ऐसे तो आपने बैंक अकाउंट बनाया। उसके बाद DRRI यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, इसका अकाउंट कैसे बनेगा। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में डाल दिया, उसके बाद जब सेल किया तो एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहां गया, क्रेडिट साइड में, तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में भी कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। तो दोनों साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखो ये रहा। सबसे पहले हमने बैलेंस डाला 15,000 रुपए, उसके बाद सेल कर दिया 15,000 रुपए, दोनों साइड बराबर हो गई। DRR का कैसे बनेगा, DRR का ओपनिंग बैलेंस था 5,000, क्रेडिट साइड में जाएगा, 5,000 और हमने प्रॉफिट एंड लॉस से लिया, वो भी क्रेडिट साइड जाएगा, और लास्ट में ये 10,000 रुपए कहां ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व। तो मैं आपको DRR का भी दिखा देता हूं, ये रहा DRR। सबसे पहले आपने बैलेंस डाला, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, और दोनों को जोड़कर कहां ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो ये सारे बेसिक अकाउंट हैं जो आपको बनाने पड़ते हैं। आपको क्वेश्चन भी आया था, एक और क्वेश्चन सेम इसी की तरह आपको दे रखा है, आपको ये 2500 लेना है, गलती से 25,000 है। ठीक है, द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स एप्पल लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AIFI बैंकिंग कंपनी NBFC HFC। ऐसा क्यों लिखा है सर, क्योंकि इन लोगों को DRR मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सेम क्वेश्चन है आपका, यहां बैलेंस है, यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट है 11,250, 10% की इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको डायरेक्टली दे रखी है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीवियस क्वेश्चन में 2 महीने की बात हो रही थी, यहां पर पूरे साल का दे रखा है। ठीक है, तो देखो जब इन्होंने इनका बैंक अकाउंट बनाया तो सेम बैलेंस ट्रांसफर किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया तो इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड में डिबेंचर होल्डर का पेमेंट, डिबेंचर की इंटरेस्ट, और यहां पर सेम वही। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी अमेंडमेंट्स हैं, ये सारे चेंजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बेटा अपने जून 2025 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या क्या एंट्रीज करते हैं, कैसे कैसे एंट्रीज करते हैं, फाइल आपको मिल जाएगी। फाइल के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। जो भी मेजर चेंजेस हैं वो डिबेंचर्स में और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में है, बायबैक वाले केस में और आपके डिबेंचर वाले केस में। बाकी शुरुआत का तो थ्योरी का है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही आप चालू रखिए, जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही बढ़िया तरीके से। जून का अटेम्प्ट पास आ रहा है, आपको हर हाल में अपना ये अटेम्प्ट क्लियर करना है बहुत अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, #Lola on the top।